नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रदीप कुमार शर्मा। पिछली वीडियोस में हमने सेक्शन 7 और सेक्शन 8 पढ़ा था। सेक्शन 8 जो कि सप्लाई के बारे में डिफाइन करता था कि सप्लाई में क्या क्या चीजें कंसीडर होती हैं, क्या चीजें कंसीडर नहीं होती हैं और किस चीजों का हम सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स मानेंगे। फिर हमने सेक्शन 8 पढ़ा जिसमें कंपोजिट और मिक्स सप्लाई को डिफाइन किया गया कि कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग क्या है, मिक्स सप्लाई का मीनिंग क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो लेवी की बात करता है कि जीएसटी लगेगा कैसे, मतलब एक चार्जिंग सेक्शन, इसे कह सकते हैं हम चार्जिंग सेक्शन। किसी भी टैक्स को लगाने के लिए चार्ज क्रिएट करना जरूरी है, तो सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के हम टॉपिक में कवर करेंगे लेवी ऑफ जीएसटी, जीएसटी चार्ज कैसे होता है, टैक्स ऑन पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्सेशन, जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में, और टैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। देखिए, ये एक लेवी सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन। जीएसटी चार्ज कैसे होगा, अगर आप बेसिकली समझे तो किसी भी टैक्स को चार्ज करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पहले तो आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप किसी चीज के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो ये अथॉरिटी, ये सेक्शन अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि सरकार सप्लाई के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकती है, और ये पावर सरकार को आर्टिकल 366 में मिली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 के थ्रू, जिसमें डिफाइन किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी गई कि जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर लिकर के ऊपर जीएसटी लगाना है तो सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो जीएसटी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो ये पावर देता है सरकार को कि आप सप्लाई के ऊपर जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, और ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। सेकेंडली चीज कि अगर आप जीएसटी चार्ज करेंगे तो आपको क्या चाहिए, रेट। तो ये सेक्शन रेट भी डिफाइन करता है कि वो क्या रेट होगा जिसके ऊपर किसी सप्लाई के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, और रेट के लिए हमें वैल्यूएशन चाहिए। वो वैल्यूएशन क्या होगी, अगर आपके पास सप्लाई की वैल्यूएशन आ जाएगी, रेट आ जाएगा, तो आप सप्लाई के ऊपर जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम जो है इसको पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, levied a tax called CGST on all intra-state supply. CGST intra-state, within state, एक CGST लगेगा, SGST लगेगा विद इन स्टेट, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जैसा कि हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि जीएसटी सप्लाई के ऊपर लगेगा जो कि लिकर के ऊपर नहीं लगेगा। ऑन वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, उस वैल्यू के ऊपर जो कि सेक्शन 15 बताएगा, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। वैल्यू जो डिटरमाइन की जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 एट द सच रेट जो नॉट एक्सीडिंग 20%, जो रेट 20% से एक्सीड नहीं किया जाएगा, और जो नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ने जो रिकमेंड किया, जिस भी सर्विस का, जिस भी गुड्स का रेट जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया, उस रेट पर सेक्शन 15 की वैल्यूएशन के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया जाएगा, एल्कोहलिक लिकर को छोड़ करके। कलेक्टेड इन सच मैनर एंड प्रेस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, और उस जो टैक्स चार्ज किया गया उसको कलेक्ट किया जाएगा सरकार द्वारा मैनर
वो कौन से मैनर होंगे, कौन से तरीके होंगे, वो सर टैक्सेबल पर्सन कैसे वो पे करेगा, वो अलग अलग तरीके हैं। रिटर्न्स के थ्रू पे करेगा, चालान के थ्रू पे करेगा, रिटर्न्स भेजेगा, कैसे सरकार उसको असेस करेगी, ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर है। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है कि लेवी की जीएसटी कलेक्ट करने की पावर, जीएसटी कलेक्ट करने की पावर डिफाइन करता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 पे आते हैं। द सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसे पेट्रोल कहते हैं, नेचुरल गैस, shall be levied with effect from such date as may be notified by government on recommendation of council। पेट्रोलियम इन शॉर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स जो है वो लेवी किया जाएगा उस डेट से जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। उसका कारण ये है कि पेट्रोलियम और डीजल प्रोडक्ट के जो सोर्स हैं वो गवर्नमेंट के सबसे बड़े रेवेन्यू सोर्स हैं। अगर इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा तो जो स्टेट्स हैं उनके कलेक्शन पे फर्क पड़ेगा, उनके टैक्स कलेक्शन पे फर्क पड़ेगा। इसीलिए अभी तक इसको जीएसटी के दायरे में नहीं ला पाए हैं। जब सारे स्टेट राजी हो जाएंगे, जब कोई एक नतीजा निकलेगा, तो जीएसटी को भी पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। सबसेक्शन 3 जो बात करता है वो रिवर्स चार्ज की बात करता है। देखिए, जब मिस्टर ए ने एक प्रोडक्ट मिस्टर बी को बेचा 1000 रुपए का, उस पे 180 रुपए का जीएसटी लगाया, तो मिस्टर ए ने 1180 रुपए का वो प्रोडक्ट मिस्टर बी को बेचा, 180 रुपए बी से कलेक्ट किया और सरकार को जमा करा दिया। इसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज, कि मिस्टर बी ने सेल किया, सप्लाई किया, और मिस्टर ए ने सप्लाई किया, मिस्टर बी से टैक्स कलेक्ट किया और सरकार को पे किया। इसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। इसी केस में अगर हम दूसरी तरीके से सोचें कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सप्लाई की 1000 रुपए की, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया, मिस्टर बी ने अपनी तरफ से 180 रुपए का जीएसटी सरकार को जमा कराया है। पहले केस में भी वो बी की जेब से जा रहा था, अब भी वो बी की जेब से जा रहा है। तो मिस्टर बी ने खुद वो टैक्स जमा कराया 180 रुपए, और उसकी रिटर्न भी खुद भेजी, खुद जमा भी खुद कराया। तो इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज, कि जब सप्लाई के ऊपर जीएसटी लग के नहीं आ रहा, रिसिपिएंट को खुद वो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा और खुद रिटर्न भेजनी पड़ेगी, तो इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। तो अब पढ़िए, देखिए, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स shall be paid by recipient on reverse charge basis, and all the provision of this act shall apply to such recipient if he is person liable for paying the tax in relation to supply of such goods or services or both। तो देखिए, टाइम पर काउंसिल रिकमेंड करेगी कि इन गुड्स के ऊपर, इन सर्विसेज के ऊपर टैक्स जो है वो सप्लायर नहीं रेसिपिएंट पे करेगा। तो कुछ कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, और जो प्रोविजन सप्लायर पे लगते हैं, रिटर्न भरने का, पेनल्टी का, ब्याज का, वो सारे के सारे प्रोविजन रेसिपिएंट पे लगेंगे कि उसने ये सप्लाई अपने आप को खुद दी है। अब इसके नोटिफिकेशन है, एक नोटिफिकेशन 4 2017 और एक 13 2017, जिसमें एक गुड्स की बात करता है और सर्विस की, जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे किया जाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। सबसेक्शन 4 जो है वो भी रिवर्स चार्ज का है, स्पेशल कैटेगरी। इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें बस ये बता देता हूँ 3 और 4 में फर्क ये है कि 4 में जो भी आप परचेज कर रहे हैं, जो आप रिसीव कर रहे हैं सप्लाई, वो अनरजिस्टर्ड डीलर से है। अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई भी सप्लाई कंज्यूम करते हैं, परचेज करते हैं, तो रिवर्स चार्ज आपको भरना है। वो अनरजिस्टर्ड डीलर कौन से हैं, वो कौन सी सप्लाईज हैं, वो कौन से अनरजिस्टर्ड हैं, जिसके केस में आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना है, वो हम आगे देखते हैं।
हमने सेक्शन 4 में पढ़ा कि अगर हम कोई परचेज अनरजिस्टर्ड डीलर से करेंगे, कोई नोटिफाई परचेज अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से करेंगे, तो उसमें हमें रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। तो अभी जो नोटिफाइड परचेज है वो है कंस्ट्रक्शन की। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें अगर हम परचेज करते हैं तो हमारी मिनिमम परचेज 80% फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर होनी चाहिए। अगर मिनिमम परचेज हमारी 80% रजिस्टर्ड डीलर से नहीं होगी तो 80% की लिमिट तक पहुंचने के लिए हमें आरसीएम में जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने परचेज करी रजिस्टर्ड डीलर से और वो 50% ही हुई, तो हमें 30% परचेज जो है 30% परचेज पे आरसीएम जमा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सीमेंट परचेज करते हैं तो सीमेंट परचेज हमारी जो है वो रजिस्टर्ड डीलर से ही होनी चाहिए। सीमेंट परचेज हमारी रजिस्टर्ड डीलर से होनी चाहिए, वो अनरजिस्टर्ड डीलर से नहीं हो सकती है। अगर हम सीमेंट अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेंगे तो हमें आरसीएम में बिना कोई लिमिट के जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। अगर कोई स्पेसिफाई परचेज है जो सबसेक्शन 3 में आ चुकी है, सबसेक्शन 3 में जो स्पेसिफाई कैटेगरीज हैं गुड्स या सर्विसेज की जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना पड़ता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की, जिसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई ऐसी गुड्स या सर्विसेज है जो कि जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज हम सबसेक्शन 3 में पे कर चुके हैं, तो वो ये कंसिडर किया जाएगा कि ये रजिस्टर्ड डीलर से है, उसे डीम रजिस्टर्ड डीलर मान लिया जाएगा कि ये रजिस्टर्ड डीलर से ही हमने परचेज किया है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के ये समझ में नहीं आएगा। एक प्रमोटर है जिसने 60% जो परचेज करी वो रजिस्टर्ड डीलर से करी। ए प्रमोटर परचेज 60% ऑफ इनपुट सर्विसेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, और जो बैलेंस रह गया वो अनरजिस्टर्ड डीलर से, जिसमें से 15% सीमेंट था और 25% अदर सर्विसेज थी, अदर सर्विसेज और इनपुट थे। तो टोटल 100% हो गया, जो कि 60% उसने रजिस्टर्ड डीलर से किया और 40% अनरजिस्टर्ड डीलर से लिया, जिसमें से 15% सीमेंट है। तो इसमें अगर देखें तो लिमिट जो है 80% की है, तो वो 20% शॉर्ट है। लेकिन क्योंकि सीमेंट को तो उसे रजिस्टर्ड डीलर से ही परचेज करना था या पूरे पे रिवर्स चार्ज में ही जमा कराना है, तो अब देखिए 15 सीमेंट जो 15% है उस पे तो उसे जमा कराना ही है, तो 60 और 15 हो गया 75, 60 और 15 हो गया 75। सीमेंट के केस में तो अगर रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो उसमें तो आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना ही है, तो 15% पे तो आपको रिवर्स चार्ज कराना ही पड़ेगा, आप लिमिट नहीं देख सकते। तो 60 और 15 17 5, अब बचे 25 में से सिर्फ 5% के जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो 5% के ऊपर आप रिवर्स चार्ज जमा कराओगे। तो रिवर्स चार्ज हमें 20% जमा कराना था, 15% सीमेंट और 5% अदर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक प्रमोटर है जिसे रजिस्टर्ड डीलर से 80% की जो है वो परचेज करनी है, लेकिन उसने जो रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करी है वो है 60% की। उसने जो अनरजिस्टर्ड डीलर से सीमेंट परचेज किया है वो है 15% का। उसने इनपुट सर्विसेज जो रिवर्स चार्ज जिस पर रिवर्स चार्ज जमा कराया सबसेक्शन 3 में वो है 13%। ऐसी इनपुट सर्विसेज जिसके ऊपर उसने जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराया सबसेक्शन 3 में वो है 13%, और अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन की जो परचेज थी वो थी 12। तो 13 और 12 25 और 15 सीमेंट 40 और 60 जो है उसने रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है, तो ये 100% हो जाता है। तो देखिए रजिस्टर्ड डीलर से उसने परचेज करके 60%, तो सबसे पहले तो जो उसने सबसेक्शन 3 पे रिवर्स चार्ज में जमा करा रखी है उसे भी रजिस्टर्ड डीलर माना जाएगा। तो टोटल हो गई रजिस्टर्ड डीलर से 73%, 60 और प्लस 13 73%। जो अनरजिस्टर्ड डीलर जो रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराया सबसेक्शन 3 में वो 13% है, उसको भी रजिस्टर्ड डीलर कंसीडर किया जाएगा। तो ये 60 प्लस 13 73% हो गया। अब शॉर्टफॉल रह गया 7% का। लेकिन सीमेंट के केस में अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो उसमें लिमिट कंसीडर नहीं की जाएगी,
तो 15% के ऊपर तो आपको आरसीएम में पैसा जमा कराना ही पड़ेगा सबसेक्शन 4 में। तो अब 73 प्लस 15 88%। तो अब जो टोटल परचेज रजिस्टर्ड डीलर की हो गई या रजिस्टर्ड डीलर की ना होकर के उसने जो आरसीएम और रजिस्टर्ड डीलर की टोटल परचेज होगी वो होगी 88%। हो सकता है आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। इसमें एक पॉइंट है कि अगर आप कंपोजिशन डीलर से माल खरीदते हैं, कंपोजिशन डीलर जो एक फिक्स रेट पे जीएसटी जमा कराता है, अगर कंपोजिशन डीलर से अगर आप माल खरीदते हैं तो उसको रजिस्टर्ड डीलर माना जाएगा, वो परचेज को रजिस्टर्ड डीलर से ही कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों अभी जो हमने एग्जांपल पढ़े, जो शॉर्टफॉल पड़ी 80% की, इसका पीरियड ऑफ कैलकुलेशन कैसे रहने वाला है। देखिए जब कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चलता है तो वो प्रोजेक्ट होता है। अब हो सकता है कि आपके 5 प्रोजेक्ट चल रहे हो, तो आप उसे कैसे कंसिडर करेंगे कि आप टोटल प्रोजेक्ट्स की, सारे प्रोजेक्ट की 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो क्या पांचों प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कॉस्ट देखेंगे 80% की। तो ये जो डिटेल बनेगी ये ईयर वाइज बनेगी और प्रोजेक्ट वाइज बनेगी कि एक साल में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हुए हमने कितनी परचेज करी, जो हमारी लिमिट को क्रॉस करी या नहीं करा। जो भी डिटेल बनानी है वो प्रोजेक्ट वाइज बनानी है पर ईयर। और जो भी शॉर्टफॉल रह गया, जो भी हमारा अनरजिस्टर्ड डीलर रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करने में शॉर्टफॉल रह गया, उसकी लायबिलिटी हमें पे करनी है साल खत्म होने के अगले क्वार्टर के अंदर। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 31 मार्च 2024 को साल खत्म हो रहा है तो हमें जून 24 तक वो लायबिलिटी पे करनी है। वो लायबिलिटी हमारी जून मंथ तक की लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी। जो शॉर्टफॉल रह गया वो हमारी अगले साल के पहले क्वार्टर में वो लायबिलिटी ऐड हो जाएगी। आइए इसे पढ़ते हैं। द प्रमोटर शैल मेंटेन प्रोजेक्ट वाइज अकाउंट of inward supply from register and unregistered supplier and calculate tax payment on shortfall at the end of financial year and shall submit the same in prescribed form electronically on common portal by end of quarter following the financial year। यानी कि 30 जून जो भी शॉर्टफॉल रह गया उसकी प्रोजेक्ट वाइड कैलकुलेशन की जाएगी और उसे साल खत्म होने के बाद अगले साल के पहले क्वार्टर के अंदर लायबिलिटी में ऐड करके पे किया जाएगा। अगर किसी साल में आपने ज्यादा पे कर दिया, आपको 80% पे करना था, आपने 88% पे कर दिया, तो 8% का क्रेडिट आपको अगले साल मिलेगा नहीं। हर साल की कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट रहेगी। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। प्रमोटर को 80% चाहिए रजिस्टर्ड डीलर से, रजिस्टर्ड डीलर से 76% वो परचेज कर चुका। जो सीमेंट परचेज किया उसने अनरजिस्टर्ड डीलर से वो 15% का था और अदर परचेज जो थी वो 10% की थी अनरजिस्टर्ड डीलर से। इस केस में देखिए उसे सीमेंट पे तो उसे पे करना ही है, तो 15% पे वो आरसीएम में पे करेगा, तो 76 और 15 91 हो गया, तो लिमिट क्रॉस हो गई। तो जो अदर पर्सन है, जो अनरजिस्टर्ड डीलर अदर है 10%, उस पे करने की जरूरत नहीं है उसे। क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रमोटर ने जो है रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करी वो 60% है और जो सीमेंट परचेज किया अनरजिस्टर्ड डीलर से जो सीमेंट परचेज किया वो 15% है, तो टोटल हो गया 75%। क्योंकि 15% पे तो पे करना ही है, 5% जो है शॉर्टफॉल रह गया, वो जो अदर परचेज है अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो 5% उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है वो है कि अगर कैपिटल गुड्स हमने परचेज करी अनरजिस्टर्ड डीलर से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो उसके ऊपर भी विदाउट लिमिट जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि कोई कैपिटल गुड्स हो वो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज की गई हो, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होगा। तो कोई कैपिटल गुड्स जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में परचेज की जाती है, उस केस में आरसीएम में जीएसटी जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, वो है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन विच
shall be paid by electronic commerce operator. All the provision of this act shall apply to such electronic commerce operator as if he is supplier liable for paying the tax in relation to supply of such services. इसे एग्जांपल से समझिए कि आप एक टैक्सी बुक कराते हैं, ओला उबर जैसे टैक्सी एक बुक कराते हैं, उसमें जो सप्लाई जो सर्विस दे रहा है वो कैब ड्राइवर है, कैब उसकी है, वो कैब ड्राइवर है, वो सर्विस दे रहा है आपको, लेकिन वो जीएसटी जमा नहीं कराएगा। वो जीएसटी जमा नहीं कराएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो कि ओला उबर वाले हैं वो जीएसटी जमा कराएंगे। इस केस में वो जीएसटी जमा कराएंगे। तो इस केस में जो सप्लाई जो सर्विस दे रहा है वो जीएसटी जमा नहीं कराएगा, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो जीएसटी जमा कराएगा इस केस में। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है टैक्स में टेरिटरी में, उसका ऑफिस दिल्ली में है और बेंगलोर में सर्विस दी जा रही है टैक्सी की। तो अगर उसका खुद का प्रेजेंस नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव बेंगलोर में है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, और अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे अपॉइंट करना होगा। यहाँ हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल एंड अदर मोटर व्हीकल। तो ये वो सारी सर्विसेज हैं जिसे इको के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो ड्राइवर है वो सर्विस दे रहा है लेकिन वो जीएसटी जमा नहीं कराता, क्योंकि दोस्तों जो टैक्सी ड्राइवर है वो इतने स्मॉल उनका बिजनेस है, स्मॉल ऑपरेटर है कि वो इन सारी कंप्लाइंसेस से खुद जो है नहीं समझ सकते, ये सारी कंप्लाइंसेस खुद नहीं समझ सकते, तो इसलिए वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जीएसटी जमा जो है वो इको वाला कराता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला कराता है। अगर कुछ है और एग्जांपल देखें, जैसे होटल की सर्विस होगी, अर्बन क्लैब की सर्विस होगी, तो ये सारी सर्विसेज हैं जो एक ऐप के थ्रू चलती हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही हैं। इसमें सर्विस कोई और देता है, आपके घर कोई आता है, सर्विस वो दे रहे हैं, लेकिन जीएसटी की सारी कंप्लाइंसेस वो इको के ऊपर होती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम फिर अगला सेक्शन डिस्कस करेंगे। अपने सुझाव और अपनी क्वेरीज आप हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।